इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का इतिहास में पाठ 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। चौथे पाठ का अध्ययन बिंदु या जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। खिलाफत संस्था जो कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद है वो बनी थी, इसकी स्थापना हुई थी। पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को पहला खलीफा है वो घोषित किया था। पैगंबर मोहम्मद की 632 ईस्वी में मृत्यु होगी और उसके बाद संघर्ष है वो छिड़ गया और उस संघर्ष के फलस्वरूप है जो है सत्ता है वो उम्माओं को सौंपी गई थी। उम्मा जो कि पैगंबर के अनुयायी थे और उन्हीं उम्माओं में से जिन्होंने खिलाफत की स्थापना की थी, उसकी पुनर्स्थापना की थी, उसमें से खलीफा है वो चुना गया था। तो खलीफा जो है खिलाफत से जुड़ा हुआ ही शब्द है जिसमें जो खलीफा जो बनता था वो धार्मिक गुरु के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था का आधार भी होता था, प्रशासनिक व्यवस्था का आधार भी होता था। लेकिन इसके अंदर उसका जो तरीका जो होता था वो जनतांत्रिक होता था, जनता को साथ में लेकर चलने वाला तरीका होता था। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि बाद में खिलाफत का विघटन होना शुरू हुआ। तो हम पृष्ठभूमि को समझते हैं। 661 से लेकर 750 तक उमैयद वंश का शासन है वो रहा। अरब और ईरान, इराक काफी बड़ा साम्राज्य था, उसके ऊपर इस्लामिक साम्राज्य में उमैयद वंश का शासन था। लेकिन उमैयद वंश के खिलाफ या कह सकते हैं उमैयद वंश से बहुत सारा असंतोष है वो वहां की जनता में बढ़ गया था। उस असंतोष के फलस्वरूप एक नई क्रांति हुई जिसका नाम दिया गया है अब्बासी क्रांति। और उस अब्बासी क्रांति में एक दवा नामक एक सुनियोजित संगठन बनाया गया था। उस दवा नामक संगठन के माध्यम से वहां पर उमैयद वंश को 750 ईस्वी में उखाड़ फेंका गया, यानी पासा पलटा और एक नया राजवंश आया, उसका नाम था अब्बासी। अब अब्बासी कौन थे? अब्बासी मोहम्मद पैगंबर के चाचा के वंशज थे। तो उन्होंने 750 में उमैयद वंश को उखाड़ फेंका और उसके बाद जो है अब्बासियों की शासन व्यवस्था आई और उन्होंने अपने नए नवाचार है वो स्थापित किए, नई व्यवस्थाएं हैं वो स्थापित की। लेकिन 9वीं शताब्दी से यही खिलाफत जो अब्बासी खिलाफत आई थी या अब्बासी साम्राज्य आया था वो 9वीं शताब्दी के अंदर उसके अंदर वो साम्राज्य है वो कमजोर होने लग गया, अर्थात परिस्थितियां उनकी प्रतिकूल होती चली गई और साम्राज्य की स्थितियां हैं वो कमजोर होने लग गई। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था? कारण था कि उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी बगदाद। और बगदाद में जो उन्होंने टेसिफुन के खंडरों के आसपास जो राजधानी बनाई थी बगदाद, और वहां से इतना बड़ा विशाल इस्लामिक साम्राज्य उसके ऊपर दूर प्रांत जो थे, दूरस्थ प्रांत थे, उनके ऊपर उनका नियंत्रण है वो नहीं रह पाया। इससे क्या हुआ कि उनकी नियंत्रण व्यवस्था है वो कमजोर पड़ने लग गई और उनका साम्राज्य है वो विघटित होने लग गया। विघटन यानी टूटना, बिखरना, बिखराव। तो विघटन होना शुरू हो गया। दूसरा कारण, एक तो साम्राज्य का कमजोर होना क्योंकि उन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया था। दूसरा कारण, सेना व नौकरशाही तंत्र में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों के अंदर संघर्ष छिड़ गया। अब्बासियों ने जो अपनी सेना के अंदर जो भर्तियां की थी उसमें अधिकतर लोग हैं वो ईरानी थे। ईरान, इराक और वहां के निवासी थे। कारण था कि जो दवा नामक जो सुनियोजित संगठन बनाया था उस संगठन में इन लोगों ने अब्बासियों का साथ दिया था और उसका नेतृत्व किया था अबू मुस्लिम ने, गुलाम अबू मुस्लिम ने।
और इसी के तहत है अब्बासियों को ये साम्राज्य, ये खिलाफत है वो प्राप्त होगी। और इस आधार पे उन्होंने बहुत सारे ईरानी और अन्य कई लोगों को उन्होंने नौकरशाही और राजतंत्र या सेना के अंदर भर्ती किया था। और वहीं अरबी लोग भी थे इसके अंदर शामिल, अरबी समर्थक। तो अब क्या हो गया कि इन दोनों के अंदर परस्पर वैमनस्य, द्वेष की भावना है वो स्थापित होने लग गई। और फिर यहाँ पर सेना और नौकरशाही में अपने अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पर संघर्ष है वो छिड़ गया। यहाँ पर गुटबंदियां होने लगी। गुटबंदियां यानी अपने अपने खेमे बनने लग गए। और गुटबंदी बनने के साथ ही यहाँ पे स्थिति में और परिवर्तन आता है कि 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्र थे, जिसका नाम था, ये खलीफा है हारून अल रशीद, 810 के अंदर। उसके पुत्र थे अमीन और मामून। इनके समर्थकों के मध्य गृह युद्ध की स्थिति होगी। ये दोनों अलग अलग हो गए, इनके भी अलग अलग समर्थक हो गए। अब समर्थक, आधे समर्थक आमीन के फेवर में थे, आधे समर्थक है वो मामून के समर्थक में थे। और ऐसी स्थिति में फिर पुनः गृह युद्ध की स्थितियां हैं वो पैदा हो गई। और फिर गृह युद्ध यानी आंतरिक सुलगाव हो जाना, अंदर ही अंदर स्थितियां इतनी विकट हो जाना कि अंतरकलह में उलझ कर रह जाना। तो यहाँ पर इतना बड़ा इस्लामिक जो साम्राज्य था उसमें खलीफा के पद के लिए, आने वाले खलीफा के लिए, क्योंकि खलीफा हारून है और उसके 2 पुत्र हैं, जो कि आगे कौन उत्तराधिकारी में खलीफा बनेगा, इसके आधार पे आने वाले खलीफाओं के लिए स्थितियां इतनी विकट होगी कि उनमें गुटबंदी बन गई। और फिर यहाँ पर गुटबंदी के तहत गृह युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो गई या गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण जो ये खिलाफत या अब्बासी खिलाफत की कमजोरियां हैं वो बिल्कुल बाहर आने लग गई। वह तुर्की गुलाम अधिकारियों जिन्हें मामलुक कहा जाता था, मामलुक प्रश्न भी आ सकता है, मामलुक कौन है? तो ये तुर्की गुलाम अधिकारी होते थे, का नया गुट स्थापित हो गया। इन्होंने देखा कि यहाँ पर ये लोग ही आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ गृह युद्ध की स्थितियों के उत्पन्न होने के कारण इनकी जो कमजोरियां हैं वो बाहर आ गई। एक नया गुट स्थापित हो गया जो कि तुर्की का था। यहाँ पे अरब समर्थक और ईरानी समर्थक है, लेकिन तुर्की के समर्थक जो थे गुलाम अधिकारी, उन्होंने एक नए वंश की स्थापना की या नया एक गुट बनाया जिसे मामलुक के नाम से जाना जा सकता है, नया गुट स्थापित कर दिया। चौथा पॉइंट देखेंगे, शिया और सुन्नियों ने सत्ता के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ कर दी। अब शिया और सुन्नी, यहाँ पर अब्बासी साम्राज्य है वो बिखराव हो रहा है, क्योंकि जगह जगह देखा जाए तो गुटबंदियां हो रही, हर कोई सत्ता के लिए लड़ना चाहता है। यहाँ पे खलीफा अल रशीद के पुत्र हैं, दोनों यहाँ पे दोनों ही खलीफा बनना चाहते हैं। यहाँ पे गुटबंदी की स्थिति है, गृह युद्ध की स्थितियां दिखाई दे रही है। यहाँ पे अरब और ईरान समर्थक लोगों का गुटबंदी हो गई है, तो अरबी सत्ता में आना चाहते हैं, वहीं ईरानी लोग हैं वो सत्ता में रहना चाहते हैं। फिर यहाँ पे इन सबका फायदा उठाकर तीसरा एक और गुट आ गया, जिसमें तुर्की गुलाम अधिकारी, जिन्हें मामलुक गुट के नाम से हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बिखराव की स्थिति वो साफ दिख रही है कि अब्बासी साम्राज्य वो कमजोर पड़ने लग गया। तो यहाँ पे जगह जगह गुट बन रहे हैं और ऐसे में जो गुट बने उसमें शिया और सुन्नियों ने सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। 2 प्रकार के मुसलमान हैं यहाँ पे, शिया और सुन्नी। इन दोनों में आपसी वैमनस्य, द्वेष, हिंसा यहाँ पर दिखाई दे रही है और फिर यहाँ पे प्रतियोगिता, हर कोई सत्ता में आना चाहता है। तो शिया और सुन्नी मुसलमानों के अंदर जो है सत्ता की प्रतियोगिता शुरू हो गई और अब्बासी साम्राज्य की बिखराव की स्थिति वो हमें साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम समझते हैं शिया और सुन्नी क्या होता है। कई बार बच्चे जानना चाहते हैं कि शिया और सुन्नी क्या होता है, तो हम दोनों शाखाओं को समझते हैं कि शिया मुसलमान कौन होते हैं और सुन्नी मुसलमान कौन होते हैं। देखिए, सुन्नी जो है वो इस्लाम की पुरातनपंथी व पारंपरिक शाखा को मानने वाले मुसलमान होते हैं। इस्लाम की पारंपरिक अर्थात मोहम्मद पैगंबर ने जो शाखा
वाले जो लोग थे पैगंबर के अनुयायी, सीधे तौर पे पैगंबर की पारंपरिक यानी पैगंबर के सिद्धांतों को मानने वाले मुसलमान, वो सुन्नी कहलाए। और ये अपने आप को पुरातन पंथी मानते थे, यानी पुरानी परंपराओं को मानने वाले, और वो अपने आप को उनसे वास्तविक जुड़ा हुआ मानते थे। ठीक है, दूसरी शाखा आती है शिया। अब शिया कौन थे देखिए, शिया एक राजनीतिक शाखा का नाम था। ये राजनीतिक शाखा बनी है अली जो खलीफा था उससे, कि राजनीतिक शाखा जिसका शब्दशः शियात अली, खलीफा अली के समर्थकों के माध्यम से ये शाखा बनी है। यानी पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनका जो दामाद था अली, उनके दामाद अली को ही मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करने का अधिकार था। ऐसी मानसिकता थी शिया मुसलमानों की, यानी वो अली के समर्थक, अली गुट के समर्थक लोग थे और उन्होंने अली के बताए हुए रास्ते या उन्हीं के अनुरूप उनके आदेशों की पालना की। हालांकि पैगंबर मोहम्मद के नियमों की पालना दोनों ने ही की है, लेकिन ये बाद का गुट है, ये पारंपरिक है, ये पूर्व के मुसलमान है, और ये बाद के जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो अली है खलीफा बना था और अली के आदर्शों को माना है, वो शिया कहना। ठीक है, तो दोनों ही इस्लामिक संस्था को मानने वाले हैं, लेकिन शिया और सुन्नी में ये सामान्यतः फर्क नजर आता है। अब ये आपस में लड़ने लगे, कई शिया सुन्नी विभिन्न प्रकार की गुटबंदियां हो रही है, और इस गुटबंदियों के बाद क्या होता है, बिखराव की स्थिति जब सामने आती है तो नए नए राज्य है वो सिर उठाने लग जाते हैं, नए नए राजवंशों का उदय होने लग जाता है। तो यहाँ पे जो इस्लामिक साम्राज्य था वहां पर भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न हुई। नए नए राजवंश कौन कौन से आए थे, खुरासान, तुरान अथवा आक्सोसवार क्षेत्र के अंदर एक राजवंश आया, ताहिरी राजवंश या ताहिरी वंश, दूसरा शशानी वंश, तीसरा मिस्र और सीरिया में तुलूनी वंश। ये नए नए वंशों का उदय होना शुरू हो गया, या नए नए वंश है वो उद्भव होने लगे। अब क्या हो गया, अब्बासियों की सत्ता जो है वो बिल्कुल हिल गई, और अब्बासियों की सत्ता ईरान और इराक के क्षेत्र के अंदर ही रहकर सीमित हो गई। अनेक प्रकार का जो विशाल जो साम्राज्य अब्बासियों ने या जो खलीफा के माध्यम से स्थापित किया था, और अब्बासियों ने अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी, लेकिन बगदाद में राजधानी स्थापित होने के कारण दूरस्थ क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण कमजोर पड़ गया, और वहां पर उन दूरस्थ क्षेत्रों के अंदर नए नए राजवंशों का उदय होना शुरू हुआ, जिसमें ताहिरी, शशानी और तुलिनी, ये तीन नए राजवंश आए हैं जो कि इस्लामिक राजवंश है। अब्बासियों की सत्ता ईरान और इराक तक सीमित रहेगी, और 945 ईस्वी में वह भी उनसे छिन गई। ईस्वी में बुहावी नामक एक वंश आया और उन्होंने बगदाद के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, और बगदाद के ऊपर कब्जा करने के बाद जो अब्बासियों की जो बची खुची जो ईरान और इराक के क्षेत्र के ऊपर जो उनका आधिकारिक क्षेत्र था वो भी उनके हाथों से छीन लिया, और यहाँ पर एक नया शासन व्यवस्था आ गया, बुहावी वंश आया। ठीक है, और बगदादियों अब्बासी जो है उनकी शासन व्यवस्था पूरी तरह से बिखर गई। अब यहाँ पे जो बुहावी नामक जो वंश आया था वो शिया वंश से, शिया मुसलमानों से संबंधित वंश था, और इन्होंने जो खलीफा की पूर्व में जो पदवी जो धारण की जाती थी वो पदवी उन्होंने धारण नहीं की, बल्कि उन्होंने एक नई पदवी शुरू की। विभिन्न प्रकार की पदवियां उन्होंने लागू की, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण पदवी जो मानी जाती है या उपाधि मानी जाती है वो शहंशाह की। बुहावी वंश या बुहावी जो शिया वंश का जो प्रथम शासक था उसने शहंशाह की उपाधि वो धारण की। शहंशाह अर्थात होता है राजाओं का राजा, लेकिन इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि खलीफा की उपाधि को उन्होंने एज इट इज बनाए रखा। क्यों बनाए रखा? क्योंकि उनके शासनकाल के अंतर्गत या उनके साम्राज्य के अंतर्गत सुन्नी और शिया दोनों ही प्रकार के मुस्लिम लोग वो रहते थे। तो उन्होंने जो सुन्नी थे, जो प्रतीकात्मक रूप से पारंपरिक रूप से जो है पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी अपने आप को मानते थे या पुरातन पंथी मानते थे, और ऐसे में वो खलीफा की पदवी या खलीफा की उपाधि
उचित मानते थे या उनके अनुसार खलीफा खिलाफत से संबंधित प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद से संबंधित है, तो ऐसे में उन्होंने जो है बुहावी राजवंश के जो शहंशाह ने उन्होंने खलीफा की उपाधि बनाए रखी सुन्नी मुसलमानों की प्रतीकात्मक रूप से, यानी यहाँ की प्रजाजनों की प्रतीकात्मक रूप से इस पदवी को उन्होंने बनाए रखा। अब एक नया वंश और आया है, यहाँ पे बुहावी राजवंश आ गया बगदाद और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर। यहाँ नया एक वंश और आ गया, यानी खिलाफत का अंत हो रहा है, नए नए वंशों का उदय हो रहा है, जिसका नाम आता है फातिमी खिलाफत। यहाँ पर बुहावी वंश का जो शहंशाह था उसने खलीफा की उपाधि को नहीं हटाकर बहुत ही चतुराईपूर्ण कार्य किया था। उसने अपनी चतुराई का परिचय दिया था। यहाँ पर जब फातिमी खिलाफत आया तो ये फातिमी ये भी शिया राजवंश से ही संबंधित था, जो कि अपने आप को शिया मानते थे, और इस संप्रदाय का शिया संप्रदाय का एक उप संप्रदाय था जिसका नाम था इस्माइली संप्रदाय। ठीक है, इस्माइली से इसका संबंध था, ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद की पुत्री जिसका नाम था फातिमा के वंशज है, वो अपने आप को मानते थे, और वो ये भी मानते थे कि इस्लाम के न्याय संगत शासक वो ही बन सकते हैं या वो इसके हकदार हैं, वो अपने आप को इसके लिए अधिकारी मानते थे। तो अब यहाँ इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, उन्होंने किस प्रकार से फातिमी खिलाफत की स्थापना की। उन्होंने जो फातिमा के वंशज थे, उन्होंने उत्तरी अफ्रीका को 969 में उन्होंने उत्तरी अफ्रीका का मिस्र को जीता, देश मिस्र, और वहां पर उन्होंने फातिमी खिलाफत की स्थापना की, यानी उन्होंने वह नया वंश अपने वंश की स्थापना की। उन्होंने अपने आप को फातिमी खलीफा माना, यानी यहाँ पर उन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की, लेकिन यहाँ पे जो बुहावी वंश था उन्होंने खलीफा को धारण नहीं किया है। तो ये भी शक्तिशाली वंश था, लेकिन इन्होंने इस उपाधि को बनाए रखा और इस उपाधि को यहाँ पर फातिमी खिलाफत के नाम से इन्होंने इसको धारण किया। इन्होंने अपनी राजधानी है वो काहिरा के अंदर बनाई, जो मिस्र की राजधानी है वो काहिरा ही मानी जाती है, तो काहिरा में इन्होंने अपनी राजधानी को स्थापित किया। अब दोनों ही राजवंश वो परस्पर प्रतिस्पर्धी है, यानी एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन चूंकि दोनों ही शिया है और ऐसी स्थिति में इन दोनों राजवंशों में प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद भी इन्होंने कई सही कार्य या उचित कार्य किए हैं, और इस कार्य के तहत इन्होंने दोनों ने ही शिया प्रशासकों यानी इस शाखा को बढ़ाने का कार्य उन्होंने किया है। शिया प्रशासकों, विद्वानों, कवियों को अपने अपने साम्राज्य में, अपने अपने दरबार के अंदर उन्होंने आश्रय दिया। आश्रय देना यानी सहारा देना, विद्वानों को बढ़ावा दिया, और इस प्रकार से 950 से लेकर 1200 तक 950 से 1200 तक का जो समय काल रहा वो इस्लामिक संस्कृति सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से ये समाज है वो एकजुट बना रहा। दिखने को तो अलग अलग साम्राज्य दिख रहा था, कहीं बुहावी राजवंश दिख रहा है, कहीं शशानियों का उदय हो रहा है, कहीं तुलुनी का उदय हो रहा है, कहीं फातिमी खिलाफत है, लेकिन फिर भी 950 से 1200 ईस्वी तक का जो समय है वो शांति का माना गया है। यहाँ पर इस्लाम ने आर्थिक सांस्कृतिक रूप से विश्राम में रहते हुए भी यहाँ पे प्रगति उन्होंने की और समाज एकजुट है वो बनाया। अब इन्होंने फारसी भाषा जो इस्लाम की मुख्य भाषा मानी जाती है, इस्लाम की फारसी भाषा को उन्होंने मुख्य भाषा के रूप में मान्यता दी और फारसी भाषा को उन्होंने महत्व दिया। इस प्रकार से उन्होंने इस्लाम की एक अलग पहचान बना ली, इस्लाम की एक अलग सुस्पष्ट अवधारणा स्पष्ट करती कि इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनकी संस्कृति, उनका रहन
बन गए, या वो स्पष्ट रूप से अपने आप को मुसलमान या इस्लाम है वो कहने लगे या इस्लामिक मानने लगे। तो उसकी पहचान उन्होंने बना ली। और इस प्रकार से जो अरेबिक साम्राज्य, उसके आसपास का जो भी विशाल साम्राज्य विभिन्न राजवंशों के रूप में, विभिन्न वंशों के रूप में स्थापित हुआ था, उसे उसकी पहचान है वो इस्लामिक साम्राज्य के रूप में मिली। और अब चूंकि इतना विशाल साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया था, तो यहाँ पे विभिन्न समुदाय, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के लोग भी यहाँ पर रहते थे, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, अन्य कबीलाई लोग भी यहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पे इतने विशाल साम्राज्य को देखते हुए कई लोगों ने धर्मांतरण कर दिया। धर्मांतरण कर देना अर्थात धर्म बदलना। तो कई समुदायों ने अपना धर्म परिवर्तन भी किया और फिर वो वहाँ पे उनका धर्म परिवर्तन करना उनको समय और समाज के अनुकूल है वो उचित प्रतीत होने लगा था। कई ऐसे भी लोग थे जो तुर्की प्रदेश, इसके अलावा तुर्किस्तान के घास के मैदान, जो चीन, मध्य चीन और एशिया के बीच के जो इलाके थे, वहाँ के लोग, वहाँ के खानाबदोश लोग, खानाबदोश यानी यायावर लोग, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, चारा, पानी, दाना खाने की तलाश में, भेड़ बकरियों को लेकर, ऊँटों को लेकर। तो ये खानाबदोश लोग थे जो कि विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे, अलग अलग कबीलों के लोग थे। और इन्होंने भी यहाँ की स्थितियों को देखकर इस्लाम को अपना लिया। उन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, यानी धर्मांतरण कर दिया। उसके बाद वो मुस्लिम बन गए। उनकी अपनी भी मुसलमान के नाम से उनकी पहचान उन्होंने बना ली। और फिर इन्होंने यहाँ पे जो विभिन्न राजवंश थे, चाहे वो बुहावी हो, शशानी हो, अब्बासी चूंकि समाप्ति की ओर था, लेकिन फिर भी इसकी शाखाएं हर जगह मौजूद थी। तो अब्बासी, बुहावी, शशानी, तुलूनी और इन राजवंशों में इन्होंने अपने आप को, इन कबीलाओं ने अपने आप को योद्धाओं के रूप में, प्रशासकों के रूप में, अधिकारियों के रूप में, नौकरशाहों के रूप में, सैनिकों के रूप में, गुलामों के रूप में अपनी योग्यताओं के आधार पर इन्होंने स्थापित है वो किया। और फिर ये लोग हैं काफी आगे तक पहुंचे। कबायलियों ने अपने आप को योद्धा, सैनिकों, प्रशासकों के रूप में स्थापित किया। उन्हीं में से एक व्यक्ति था अल्पतिगिन, ठीक है, जिसने गजनी की सल्तनत की स्थापना की थी 961 में। और उसके बाद महमूद गजनवी आया, जो कि जिसका समय माना जाता है 998 से लेकर 1030 तक। महमूद गजनवी ने जो गजनी की जो सल्तनत का जो साम्राज्य स्थापित किया था, उसने गजनवी ने इस साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। क्योंकि गजनवी एक गुलाम का पुत्र था, कबीलाई गुलाम थे ये लोग, तो गुलाम का पुत्र था। और गजनवी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वहीं उसकी एक हार्दिक इच्छा थी या दिली इच्छा थी कि उसको खलीफा से सुल्तान की उपाधि है वो मिल जाए। तो वो उपाधि प्राप्त करना चाहता था। उधर खलीफा चूंकि शिया मत को मानने वाला था, लेकिन फिर भी वो महमूद गजनवी है वो शिया या खलीफा के प्रति, मत के प्रति वफादारी रखता था। और ऐसी स्थिति में खलीफा को ऐतराज नहीं था अगर वो गजनवी को सुल्तान की उपाधि भी दे दे। तो उसने उसे सुल्तान की उपाधि देने हेतु वो राजी था। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक नया वंश भी आ रहा है। गजनी की सल्तनत के अंदर महमूद गजनवी की जो है के द्वारा साम्राज्य की स्थापना, और फिर यहाँ पे उसको खलीफा ने सुल्तान की उपाधि है वो देना उचित माना था। अब फिर देखिए नए और कौन कौन से वंश आ रहे हैं। सल्जुक, तुर्क और समानी और कराखानियों, ये वो लोग थे जो गैर मुस्लिम थे, यानी मुसलमान नहीं थे, पूर्व की ओर से आए थे गैर मुस्लिम। और ये सेनाओं में, इन्होंने भी सेनाओं के अंदर अपने आप का स्थान है वो सैनिकों के रूप में दाखिल हुए, चाहे वो बुहावी हो, शशानी हो या फिर महमूद गजनवी की सेना, उसके अंदर भी थे। इसमें दो भाई थे, एक का नाम था तुगरिल, दूसरा था छागरी बेग, ठीक है, छागरी बेग और तुगरिल बेग। ये
गजनवी ने जो साम्राज्य बनाया था, उसका विस्तार किया था, उसकी मृत्यु के बाद है यहाँ पर गजनी और उसके आसपास के सारे प्रदेशों के अंदर अव्यवस्था का या बिखराव का स्वरूप है वो दिखाई देने लगा। तो यहाँ पे दो भाइयों ने इसका लाभ उठाया इस अव्यवस्था का और उन्होंने 1037 में खुरासान पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। 1055 में बगदाद जो कि बुहावी राजवंश के हाथ में था, बुहावियों के हाथ में था और शिया वंश था, तो यहाँ पे बगदाद को भी बुहावियों से उन्होंने छीन लिया और बगदाद में पुनः उन्होंने सुन्नी, ये सुन्नी थे क्योंकि और ये भी सुन्नी था महमूद गजनवी भी, तो यहाँ पे जो है उन्होंने बगदाद में बुहावी जो कि सुन्नी थे, शिया थे, उनसे उनका साम्राज्य छीन लिया और उसके बाद वापस उन्होंने सुन्नी सल्तनत की है वो स्थापना कर दी और सुन्नी सत्ता में उसको शामिल कर दिया। उस समय खलीफा था अल कायम। अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि है वो प्रदान की और फिर खिलाफत और सुल्तान दोनों को अपने आप से अलग कर दिया कि खिलाफत या खलीफा कौन है, वो धार्मिक गुरु की पहचान और राजनीतिक सत्ता के रूप में जो सुल्तान की उपाधियां, शहंशाह की उपाधियां हैं वो अलग पहचान के रूप में बनने लगी। तो यहाँ पे जो है धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से बिल्कुल अलग माना गया, यानी खलीफा का एक अपना अलग स्वरूप है और जो सुल्तान, शहंशाह इत्यादि जो उपाधियां धारण करने वाले हैं उनका अलग स्वरूप है। ठीक है, दोनों भाइयों ने बाद में मिलकर अपने साम्राज्य का विस्तार भी उन्होंने किया है और फिर ये जो साम्राज्य जो कहलाया तुगरिल बेग और छागरी बेग का, वो सल्जुक साम्राज्य कहलाया और इन सल्जुकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार है जो आधुनिक तुर्की के अंतोलिया स्थान है, तुर्की का बड़ा सा शहर है, तो अंतोलिया तक उन्होंने सल्जुक साम्राज्य का विस्तार किया और सल्जुक सल्तनत की उन्होंने स्थापना की। तो इस प्रकार से खिलाफत का विघटन होना शुरू हुआ और खिलाफत के विघटन के साथ साथ ही कई नए नए वंशों ने सिर उठाए और उन्होंने अपने आप को सत्ता के रूप में स्थापित भी किया। तो कहीं बुहावी आ गए, कहीं शशानी आ गए, कहीं जो है सल्जुक आ गए, कहीं गजनी का सुल्तान आ गया, तो इस प्रकार से और कहीं फातिमी खिलाफत भी आ गई। तो अनेक वंशों ने अपने आप को स्थापित किया और उन्होंने भी अपने आप को इस्लाम के रूप में, इस्लाम धर्म के रूप में, इस्लामिक संस्था के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। लेकिन समय के साथ कई परिवर्तन आए और 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जो इतना विशाल इस्लामिक साम्राज्य खड़ा हुआ था, उस इस्लामिक साम्राज्य के मध्य जो यूरोपीय ईसाई लोग थे उनमें और अरबों के मध्य है वो युद्ध है वो शुरू हो गया या संघर्ष शुरू हो गया, जो कि 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चलता रहा और फिर इस्लामिक साम्राज्य का है वो बिखराव धीरे धीरे शुरू हो गया। इस्लामिक साम्राज्य है वो बिखरने लगा इन युद्धों के माध्यम से और अंत में एक नई खानाबदोश जाति, कबीला, जिसे मंगोल कह सकते हैं हम, मंगोलों का उदय हुआ। तो मंगोलों को या धर्म युद्ध जो हुए हैं धर्म को लेकर ईसाई जगत में और